नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एस्टेट बस अब तो यूँ लगा लो कि ये भी नहीं कह सकते कि पूरा एक हफ्ता रह गया। आज के दिन ही हमारा पेपर हो चुका होगा। हम लोग सब पेपर एनालाइज कर रहे होंगे कि हमारा पेपर कैसा गया। तो पूरा एक हफ्ते से एक दिन कम रह गया है अब हमारा। तो एस्टेट में एडमिट कार्ड सबके निकल चुके होंगे और तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। होनी भी क्यों नहीं चाहिए, अब तो दिन भी गिनती के 5 या 6 ही रह गए हैं। चलिए, रिवीजन सीरीज का एक पार्ट है। कुछ कंसेप्ट जो हमारे रह गए थे वो और कुछ पिछला भी हो चुका है, वो भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज मैं आपको थोड़ा बाजार के बारे में बताऊंगी कि मनी मार्केट क्या है और अपना कैपिटल मार्केट क्या है, उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, स्टॉक मार्केट, कौन कौन से एक्सचेंज हैं, कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे पहले आया था, और कुछ उसके बीच में जो बारीकियां हैं, कैसे इंटरेस्ट लगता है, क्या कॉल मनी है, सब कुछ एक बार डिटेल में कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में कॉल मनी की, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये कैसे चेंज हो जाता है, ये सब कुछ पॉइंट तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करते हैं, बाजार हमारा 2 पॉइंट से है। पैसे की जरूरत हमें, चाहे बैंक को चाहे बिजनेस को, हर किसी को चाहिए। पैसे के लिए ही तो हम लोग सब कुछ करते हैं। तो फाइनेंस हमारा कहाँ से हो, बैंक से हो, बाजार से हो, कैसे हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो। देखिए 2 तरह से हमारी मार्केट होती है। एक होती है हमारी मनी मार्केट, और एक होती है जी हमारी कैपिटल मार्केट। अगर मैं कहूं कि मुझे शॉर्ट टाइम के लिए पैसे की जरूरत है तो शॉर्ट टाइम के लिए आप मनी मार्केट में आइए, और अगर मैं कहूं कि मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करना है, तो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए ही पैसे की जरूरत है, तो आप कहाँ आ जाइए, कैपिटल मार्केट में आ जाइए। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, 1 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, या उससे ज़्यादा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले है कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या हो गया, जैसे ही हमने बुलाया तभी मिल गई हमें। तो बैंकों में क्या होता है, जितने भी हमारे जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं जो आरबीआई के अंडर कंट्रोल में होते हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, CRR और SLR को मेंटेन करना पड़ता है। अभी CRR क्या है, CRR क्या होता है जी, कैश रिजर्व रेशो, और SLR होता है जी SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 रुपये बैंक में जमा हुए, तो अगर आज के रेट की बात करें तो 3% है, मान लीजिए, वैसे मेरे ख्याल 3% ही है, तो 3 रुपये तो CRR बैंक को, RBI को जमा कराना पड़ेगा, और 18.5% के करीब है SLR, तो 18.5% बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, जिसके अंदर चाहे आपके गोल्ड हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या फिर फॉरेन मनी है उसके रूप में। उसके बाद बाकी का जो पैसा है आप यूज कर सकते हो। बाकी का पैसा यूज हो गया और इसको लास्ट में मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं बचा बैंकों के पास, तो बैंक क्या करेगा, बैंक दूसरे बैंक से या फिर RBI से या फिर किसी और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए पैसा उधार ले लेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी। कॉल मनी कितने टाइम के लिए होती है जी, 1 दिन से कम, और इसके ऊपर ब्याज क्या लगता है, ओवर नाइट इंटरेस्ट। ये बैंकों की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और मार्केट के ऊपर कि वो कितना लगेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कॉल मनी अगर आ जाए, 1 दिन के लिए जो पैसा लिया जाता है वो क्या है, कॉल मनी होता है। कौन रिलीज करता है, किसके कंट्रोल में होता है, RBI के कंट्रोल में होता है। RBI ने इसमें 3 संस्थाएं बना, 3 जनों को। पहले क्या था, पहले RBI ही पैसा देता था कॉल मनी बैंकों को, लेकिन 1 जुलाई 2011 को
1 जुलाई 2011 को क्या हुआ, आरबीआई ने पावर दे दी कि जो बैंक में लोन देने वाले हैं चाहे लोन देने वाले हैं, मार्केट में दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक तो है जी कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। दूसरा कौन पार्टिसिपेट करेगा? दूसरा करेंगे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसके अंदर ग्रामीण बैंक नहीं आएंगे, यानी कि रूरल बैंक एक्सक्लूड हैं। और इसमें एग्रीकल्चर बैंक एक एक्सक्लूड हैं। तीसरा कौन सा आ गया? प्राथमिक डीलर, प्राइमरी डीलर। ये तीनों शामिल हो सकते हैं इस मनी मार्केट में, इस कोल मनी के अंदर। अब इसके अंदर कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? जैसे कि ये है DFHI, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, लोन देती है बैंकों को 1 रात के लिए और ओवरनाइट इंटरेस्ट लगता है, इन्वेस्ट करती है। और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं? देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा आपको। आरबीआई ने 1 जुलाई 2011 को पावर दे दी इन तीनों को कि ये भी इस मार्केट के अंदर डील कर सकती हैं। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी मार्केट हैं। एक तो LIC, फिर है जी DFHI, और एक हो गया जी हमारा LIC और GIC, और एक है हमारा UTI। ये सब के सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी डीलर के रूप में ये काम करते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका कि प्राइमरी डीलर के रूप में कौन काम करता है, तो ये करते हैं कॉल मनी 1 दिन के लिए। इंटरेस्ट कौन सा लगता है? ओवरनाइट इंटरेस्ट लगता है इनके ऊपर, कॉल मनी। अब ये कॉल मनी आपकी नोटिस मनी में कब कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे ही कॉल मनी 14 दिन के लिए, यानी कि 1 दिन से 14 दिन के लिए इसकी अवधि, इसका टाइम, इसकी टर्म अगर बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? नोटिस मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा ब्याज ले सकती हैं कंपनियां, बहुत ज्यादा ले सकती हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो बैंकों ने क्या किया? आरबीआई ने पावर दे दी DFHI को पावर दे रखी है। क्या पावर दे दी? क्या नाम है इसका? पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि इसके जो कॉल मनी है और इसकी जो कॉल मनी और नोटिस मनी के ब्याज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है? तो वो है DFHI और एक है जी SICT। अब ये दोनों कब बनी थी? 1988 के अंदर, ध्यान रखना है आपने। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। फिर आ गया STCI। ये क्या है? सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ये भी ये है, ठीक है। ये दोनों क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। आरबीआई इनको फंडिंग करता है। फंडिंग कौन करता है? आरबीआई फंडिंग करेगा ताकि
इनका जो बैंकों को ब्याज कम देना पड़े, कम रेट में कॉल मनी और नोटिस मनी इनका अरेंजमेंट हो सके। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पक्का है, एक क्वेश्चन सिर्फ इसी मैटर में से और पूरे के पूरे में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में से एक क्वेश्चन आता है आपका, मनी मार्केट में से आता है, शेयर बाजार वाले में से आता है, तो लगभग आपके आज वाले टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे आप पिछले सारे पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखते जाइए और समझते जाइए। मुझे नहीं लगता अगर एक बार एक वीडियो आप अच्छे से पूरे से देख लेंगे या एक या 2 बार देखेंगे तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो कंफर्म है। ये हो गया नोटिस मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी। अब ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल। और मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है एसईबीआई। इसके बारे में भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको सारा अच्छे से डिटेल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल आरबीआई रिलीज करता है और ये कितने कितने दिनों के लिए करता है, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए, यानी कि 1 साल से कम, 1 साल को ये टच नहीं होने देते, 365 साल से कम दिनों के लिए ये रिलीज करता है। सिक्योर्ड होते हैं ये। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कौन से बिल जो है वो सिक्योर्ड होते हैं, तो एक ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर सिक्योर्ड नहीं होते, कॉमर्शियल पेपर बैंक ही इसको रिलीज करते हैं, बैंक रिलीज करते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो हैं अब उनको जो पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई के थ्रू वो लोन लेती हैं, तो जो बैंक ही सीपी को रिलीज करता है, लेकिन बैंक इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, सिक्योर्ड नहीं होते। कौन सी कंपनीज के थ्रू ये आरबीआई रिलीज करता है, जिस कंपनी की टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा हो। 40 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी कंपनी की टर्नओवर है तो वो कमर्शियल पेपर आरबीआई के बैंकों के थ्रू रिलीज कर सकती है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रेजरी बिल 25,000 के गुणांक में होते हैं, मतलब कि 25,000 का ले सकते हो आप, 50 का ले सकते हो आप, 75,000 का ले सकते हो, 1 लाख का ले सकते हो, यानी कि जिसको 25,000 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं, गुना होते जाएंगे ये। तो कॉमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, 1 साल से कम के लिए, बैंक ही रिलीज करते हैं, लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं होते। जबकि ट्रेजरी बिल हैं वो रिलीज तो आरबीआई करता है, लेकिन वो सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। एक क्वेश्चन आया था कि पेपर मनी कब रिलीज हुई थी। पिछली से पिछली बार आया हुआ था आपका 2017 के अंदर, 1861 के अंदर, 1861 के बाद, 1861 से पहले 5 प्रकार की जो देवनागरी लिपि के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे जो कि रिलीज होते थे, जिनको कागजी मुद्रा बोला जाता था। लेकिन अगर हम ये कहें कि बैंकों ने कब रिलीज करे तो मतलब 1861 के बाद मेरे ख्याल 1861 के बाद बैंकों ने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया था। और 1935 में जब आरबीआई अपने फोर्स में आ गया था तो सबसे पहले आरबीआई ने उनको नोटों को रिलीज किया था 1935 के अंदर, जब वो फॉर्म में आया था। उससे पहले कागजी मुद्रा का जो निर्गमन है वो 1861 में हो गया था, ये ध्यान रखना आप। ये हो गया इसका मनी मार्केट का, आरबीआई कंट्रोल करता है। कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी हो गई, नोटिस मनी हो गई। एक होता है जैसे ट्रेजरी बिल है ना, ऐसे ही एक अडहोक ट्रेजरी बिल क्या होता है, मतलब अडहोक ट्रेजरी बिल। अडहोक ट्रेजरी बिल अब नहीं है, 1955 के बाद ये बंद हो गए। 1955 के बाद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब बंद हुए और ये होते क्या है।
अडॉक ट्रेजरी बिल अब नहीं है मार्केट के अंदर, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते थे, टेम्परेरी, यानी कि अभी तो मैंने जैसे बताया ना आपको 91 दिनों के लिए या 182 दिनों के लिए, उससे भी कम दिन के लिए होते थे, टेम्परेरी होते थे ये। अब इनका मतलब कि प्रचलन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगी कि जैसे जो म्यूचुअल फंड है उनकी कंट्रोलिंग कौन करता है, मतलब कैसे है वो। देखिएगा, एक तो हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर यूटीआई है जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है। अच्छा, और एक हमारा है जी एम और एफ, जो कि क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ठीक है, 1988 में ये आया, और ये आया था मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1992 के अंदर। जब क्या हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन हो गया था 1991 के अंदर। 1991 के अंदर हुआ तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी, वो भी मार्केट के अंदर आई, एमएनसीज आई, तो शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने लगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो फिर ये आया मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1992 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बाजार सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का किसका है, यूटीआई का है। कंट्रोलिंग कौन कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है इसको डीएफएचआई और एसटीसीआई। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा आप। थोड़ा सा आरबीआई को भी समझ लेते हैं, आरबीआई में से भी क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आरबीआई हमारा एक्ट कब बना था, आरबीआई हमारा एक्ट बना था 1934 में, और फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 1935 में। यानी एक्ट बना 1934 में, वर्किंग में आया 1935 में। और नेशनलाइज कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 के अंदर। ये आ जाए कि आरबीआई राष्ट्रीयकृत कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। एक क्वेश्चन और भी बनता है आपका कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1949 में ही आया था। जिसके अंदर जैसे आरबीआई है, आरबीआई के अंदर बैंकों के रूल होते हैं, शेड्यूल बैंक हैं, वो आरबीआई के अंडर काम करते हैं। और आरबीआई जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, चाहे नेशनलाइज बैंक है चाहे नॉन नेशनलाइज बैंक है, जैसे प्राइवेट बैंक है, सबको कंट्रोल करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यानी कि कोई भी बैंक हो उसको आरबीआई के अंडर काम तो करना ही पड़ेगा, साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा आप। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, सबसे पहले गवर्नर थे इसके ओसबोर्न स्मिथ, सबसे पहले गवर्नर थे इसके। और भारत जब हमारा आजाद हो गया तो उसके बाद पहले गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख। और आरबीआई की सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए इसकी सब्सक्राइब कैपिटल थी उस टाइम में, जब ये बैंक नेशनलाइज हुआ था, जब ये आरबीआई बना था। ये कुछ पॉइंट है इसके। अब देखिएगा आप कैपिटल मार्केट को। अच्छा, एक और बात बता देती हूं मैं आपको। अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है, मतलब कि
आरबीआई के थ्रू तो लगता है, जैसे कॉल मनी है, मार्केट मनी है, तो इसमें बैंकों की मतलब इंटरेस्ट कौन लगाता है, कैसे लगता है ये? तो रेट हमारे दो टाइप से हैं। अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट रेट कौन कौन से हैं, तो दो हैं। एक तो है जी क्रेडिट रेट और एक है इंटर बैंक रेट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मेरी तो पूरी कोशिश है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपका ना छूटे जो आपका पेपर में आने वाला है। अब आ गए हम लोग कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार। लंबे समय के लिए जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो कैपिटल मार्केट के अंदर पैसे का अरेंजमेंट होता है। तो अब ये कौन कौन से बाजार हैं कैपिटल मार्केट के अंदर? दो पार्ट हैं। एक है जी हमारा प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और एक है जी सेकेंडरी द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार के अंदर जब भी कोई कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है, आईपीओ निकालती है, आईपीओ, तो क्या होता है जी? आईपीओ निकालेगी अपना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक बाजार बोलते हैं। यानी कि पहली बार जब कोई शेयर इशू होता है, कंपनी डायरेक्ट इशू करती है बाजार के अंदर कंपनीज को, म्यूचुअल फंड वाली जितनी भी कंपनीज हैं, तो वो इन शेयर्स को ले लेती है। जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, और अपना कोटक है, और अपना ये यूटीआई है, ये जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं इनको डायरेक्ट ले लेती हैं। फिर बाजार के अंदर दूसरा जो द्वितीयक बाजार है, जहां पर सेल परचेज होती है, सेल भी होती है और परचेज भी होती है, तो वो कौन सा बाजार हो गया? द्वितीयक बाजार। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल होती है, कंपनी सेल करती है, खरीदती कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जब ये शेयर खरीद लिए किसी कंपनी ने या खुद डायरेक्ट, तो वो यहाँ पर जब बेचे जाते हैं और जहाँ खरीदे जाते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक बाजार। क्वेश्चन एक बार आ गया था कि प्राथमिक बाजार कौन सा होता है? जिसमें पहली बार कंपनी शेयर बेचती है, सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही क्रिया होती है। सेकेंडरी मार्केट कौन सी? जिसके अंदर दोनों काम होते हैं, सेल भी होता है, परचेज भी होता है। दूसरे मतलब कि एक बार शेयर बिकने के बाद दूसरी बार जब खरीदा या बेचा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक बाजार। इसको कंट्रोल कौन करता है? शेयर मार्केट के अंदर अगर ये कहें कि भी रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, ज़्यादा हो गए, कंपनी किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करके शेयर निकाल दे और लोगों का पैसा डूब जाए, तो कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। क्वेश्चन आ जाए आपका कि मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करता है। कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी करता है। अच्छा, और ये उसके अंदर कब आया था? ये आया था जी 1988 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला, अप्रैल में, जब इसे वॉच डॉग बोला जाता था, वॉच डॉग यानी कि चौकीदार की तरह। लेकिन इसकी मांग भी बढ़ गई। इसकी मांग कब बढ़ी? जब जो हमारा 1991 के अंदर एलपीजी आई, मनमोहन सिंह जब एलपीजी लेके आए तो प्राइवेट कंपनियों की अंबार लग गई। अब प्राइवेट कंपनीज की जब अंबार लग गई तो बहुत सी फ्रॉड कंपनियां भी आ गई। फॉरेन की कंपनियां कैसे आई? इनकी कंट्रोलिंग कौन करे? कौन सी लिस्टेड है, कौन सी अनलिस्टेड है? ये तो बड़ा पंगा हो गया। 1988 के अंदर ये तो बन गई, लेकिन इसको पावर नहीं थी। सिर्फ इसको ये बोला गया कि आपने ना देखना है काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। बोले ठीक है जी, पावर नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। फिर 30 जनवरी 1992
ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि कब इसको वैधानिक दर्जा मिला, यानी कि ये क्या है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, STATU, स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिल गया, इसकी पावर बढ़ गई, इसकी पूछ बढ़ गई। अब ये अगर जांच करता है तो इसको पावर है, अगर कोई कंपनी सही काम नहीं कर रही, रेगुलेटरीज को पूरा नहीं कर रही, कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं कर रही, उसी टाइम उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है, रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है, ठीक है। और साथ के साथ अगर कोई कंपनी नियमों को पालन नहीं करी एक्सचेंज वगैरह में या शेयर वगैरह में, तो 2002 के अंदर इसको पावर मिल गई कि ये 25 करोड़ का क्या लगा सकती है, जुर्माना तक लगा सकती है, ये इसकी पावर है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कब वैधानिक दर्जा मिला, कब ये बनी थी, क्या है ये, संवैधानिक नहीं वैधानिक है, कितने का जुर्माना लगा सकती है। 2002 के अंदर इसको पावर मिल गई, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है ये, ठीक है। अब एक और पॉइंट पिछली बार एक पेपर में आया हुआ था, मनी मार्केट के कौन कौन से रूप हैं। मनी मार्केट के अंदर कॉल मनी था, ट्रेजरी बिल था और CP था, और एक आया हुआ था प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मार्केट का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, जितना भी लॉन्ग टाइम के लिए जो शेयर हैं, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, जिन्हें ऋण पत्र बोला जाता है लंबे टाइम के लिए, प्रेफरेंस शेयर, प्राथमिक शेयर हो गई, इक्विटी समता शेयर हो गए, इन सब को क्या बोला जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए कैपिटल मार्केट का पार्ट है। कंपनी इसको रिलीज करती है किसके अंडर में, सेबी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। अब क्या है कि इनको कंट्रोल कौन करता है, द्वितीयक बाजार, जो मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है ये। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी एक क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा। 2-3 नंबर आपके पक्के हैं आज वाली सीरीज के अंदर। अगर मैं कहूँ कि जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, क्या ये बहुत पहले से चल रहे हैं, अब बने, हमारे देश के अंदर कौन सा है जो कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 1602 के अंदर एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। क्या था उसका नाम, एम्स्टर्डम। सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी जिसको बोला जाता है वो ये थी, ठीक है। धीरे धीरे 1875 के अंदर BSE, जो इसका अब नाम है, पहले इसे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1875 में सबसे पहला, भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, 1875 का है जी, BSE, ठीक है। ये था सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो कि 2005 के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है, 1875 के अंदर ये बना था, ठीक है। लगभग 4800 कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। अब एक है जी हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, 1991 में आया था। 1992 में IDBI को इसका प्रवर्तक बना दिया गया कि जो इसको प्रमोट करेगा। IDBI 1992 के अंदर, तो अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए 1992 तो आपने 1992 लिखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये है जी आपका
एक है जी हमारा OTCEI, यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 25 से 30 करोड़ की जिसकी टर्नओवर है, 25 से 30 करोड़ की जिसकी टर्नओवर है, वो कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, कब आया था ये भी आया था 1992 में। तो 1992 के अंदर हमारे बहुत सारा वैधानिक दर्जा मिला सेबी को। उस OTCEI आया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और कितने से कितने करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, फिर एक है जी हमारा BSE, जो मैंने बताया है आपको, जिसके अंदर 30 शेयर कंपनीज, 30 शेयर कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है। एक हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का नहीं है ये, लेकिन हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये क्लियर हो गया आपको। इनमें से ही पूछा जा सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था और आपका NSE कब बना। एक निफ्टी 50 है, निफ्टी 50। पहले वो क्या था, NSE 50 के नाम से था, निफ्टी 50 जिसको बोला जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही है ये भी। ये कुछ पॉइंट हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। ज़्यादातर तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम पूरा, सबसे पुराना कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों के ईयर पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वाले सेशन से। ये हमारा बाजार का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था कि मैंने मनी मार्केट के बारे में बताया आपको, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सेबी के बारे में और RBI के बारे में कि वो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक और है कि RBI क्या बनाता है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। नेट के अंदर भी सिंपल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि RBI क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति। और गवर्नमेंट क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है ये फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। और ये हो गई जी हमारी मौद्रिक नीति। ठीक है, चलिए तैयारी के लिए जुट जाइए। पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपकी रिवीजन साथ के साथ होती रहेगी। कुछ मैं वीडियोस और भी बना रही हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे अभी भी लगता है मुझे रह गए या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रिवीजन सीरीज में ऐड करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप वो एक एक वीडियो नहीं देख पा रहे तो इनको आप कंपाइल करके वो देख सकते हैं, तो भी आपको सही रहेगा। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी तो मैं आपको बस यही है, अब तो विशेष ही हैं बहुत सारी कि तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। बहुत मेहनत करी है हम सब काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, अब वो टाइम आ गया है। 1-2 दिन में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, सिर्फ 3 दिन पहले वो स्ट्रेटेजी काम करेगी, अभी वो नहीं करेगी। तो इसलिए अभी तो फिलहाल क्या है कि आप बस पढ़ो जितना ज़्यादा और प्रैक्टिस करते रहो जितना ज़्यादा हो सकता है ना, क्योंकि टाइम की हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम में पेपर आता हुआ नहीं छूटना चाहिए किसी का कि ये क्वेश्चन आता था और वो रह गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।